Okay, so hello, good morning everyone. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all on Fill Form. आप लोगों के सामने ये टाइम टेबल है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपकी मंडे टू सैटरडे जो क्लास होती है वो 10 AM होती है एप्लीकेशन पे, और थर्सडे और सैटरडे को आपकी जो क्लासेस होती हैं वो आपकी होती हैं यूट्यूब पे, लेकिन टाइमिंग है वो एज यूजुअल आपका सेम रहता है। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल के रिगार्डिंग था। तो आज हम लोग अपना जो कवर करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 1, ठीक है, उसका फर्स्ट टॉपिक फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन वो कवर करेंगे, समझेंगे कि बेसिकली चीज़ें ये होती क्या हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके कोर्स के रिगार्डिंग। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिलअप फॉर्म ने कोर्स लॉन्च कर दिया है सभी सब्जेक्ट के लिए। लेकिन आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट हो तो आप होम साइंस का कोर्स परचेज कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2499 में, विच इज़ अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो कि कितनी कम कॉस्ट है ये, इतनी कम कॉस्ट पे आपको कौन ही देगा, है ना। तो आप लोग अभी जाके फिलअप फॉर्म ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड जाके आप कोर्स के फ़ोल्डर में जाएँगे तो वहाँ से आपको अपना कोर्स है वो परचेज़ कर लेना है, ठीक है। लेकिन एक गुड न्यूज़ और है कि आप इस पे 10% का डिस्काउंट और पा सकते हो। वो कैसे आपको मिलेगा? वो आपको मिलेगा इस कूपन कोड को यूज़ करने के बाद। जैसे ही आप इस कूपन कोड को यूज़ करोगे, आपकी जो अमाउंट है वो 10% रिडक्शन हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि आपकी 2499 जो आपकी कॉस्ट है उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो किस बात की देरी है भाई? आप लोगों को जून वाला एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है कि नहीं करना है? सभी लोगों को करना है ना? तो जाके बिना किसी देरी के कोर्स को परचेज़ कर लो, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर लो, ताकि जून में अच्छे से आप अटेम्प्ट दे पाओ, क्वेश्चन को समझ पाओ। क्योंकि देखो इस बार जो मैंने डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि हम लोग थ्योरीज तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ में ये भी देखते जाएंगे कि यहाँ से किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग मनदीप जी, हाउ आर यू डियर? अभी आप ठीक हो? आपके बाकी के फ्रेंड्स कहाँ हैं भाई? अब देखो, मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि उनके पास में पहले से नोट्स बने हुए हैं, बस मैं जो चीज़ें बोलती जाया करूँ उनको आप ऐड ऑन करते जाना। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि जैसे कि आपका रिवीजन हो रहा है। बिलीव मी, आप मेरे हिसाब से थोड़ा चलोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आप जून वाला एग्जाम है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और स्कोर भी अच्छा खासा कर पाओगे उसमें। ठीक है, लेकिन अब आपको मेहनत थोड़ी साथ के साथ करनी होगी। डन? ओके, गॉड ब्लेस हर, जल्दी ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, यू हैव टू बी स्ट्रांग, आपको स्ट्रांग रहना होगा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। पता है क्या, मैं मुझसे किसी ने कहा था कि आपको परेशानियां इसीलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि आगे अब आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है ना। तो इसीलिए डोंट वरी। अभी आपका, जानती हूँ दिसंबर आपका मंथ है वो बहुत ज़्यादा बेकार गया है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट गया है, बट कोई बात नहीं, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी, बस ये है। हाँ देखो, यही होता है ना कि देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ कमी रह गई, वहाँ कमी रह गई। ठीक है, आपको पता है कि आपने अपनी कैसी प्रिपरेशन की है, किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन की है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इवन मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ। लेकिन अब ये तो आपके ऊपर है ना कि आप मेरे पढ़ाने के बाद में अपनी स्टडी को कितना टाइम दे रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकती हूँ, आपको रिवीजन करा सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं अपने हिस्से की मेहनत करा सकती हूँ, आपके हिस्से की मेहनत आपको खुद ही करनी होगी। और ये मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और जितना हो सके उतना रिवीजन करो, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं। क्योंकि इस बार अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट दिया हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि बहुत डीप डाउन पूछे गए थे, हमें भी नहीं एक आइडिया था कि ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, राइट। लेकिन अगर उस चीज को आप साइड हटा दो, आप बाकी चीजें देखोगे, तो ऑलमोस्ट वो ही सारे क्वेश्चन थे जो कि रिवीजन कराया गया था, जो आपको प्रैक्टिस कराई गई थी। बताओ ऐसा था या नहीं था? बताओ मुझे।
देखा, पहले से अच्छे मार्क्स आए हैं, यानी कि ग्रोथ हुई है ना आपकी। डेफिनेटली। और जून वाले में बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आपको बस क्या करना है, अब आपको कट ऑफ पता चल गई कि कितनी कट ऑफ जाना है। अब अपने ब्रेन में बस एक चीज फीड कर लो कि आपको इससे कम तो मार्क्स लाने ही नहीं है, इससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं। उसके लिए आप एवरीडे मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में पता है क्यों बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां से ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया आ जाएगा। मैं आपको जब भी क्वेश्चन कराती हूँ, मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चन कराती हूँ। क्यों कराती हूँ, इसीलिए कराती हूँ ताकि एग्जाम में भी आपका ब्रेन उसी तरीके से वर्क करे। क्योंकि एलिमिनेशन आपका एक एकमात्र ऐसा है जो कि आपको अच्छा खासा स्कोर कराएगा। और मेरी बात मानो, डेफिनेटली कराएगा। क्योंकि एनटीए जो आपको ऑप्शंस देता है ना, वो ऐसे ऑप्शंस देता है जो कि आपको कंफ्यूज कर दे। लिटरली बता रही हूँ मैं। ठीक है। तो इस बार मेहनत तगड़ी रहेगी और मेरे साथ, मुझे देखो पता चल जाएगा कि किसकी मेहनत कितनी चल रही है। लेकिन साथ के साथ अब आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है। तो ये तो हो गई आपके कोर्सेज की बात में। अगेन टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, बट कुछ न्यू है उनको मैं बता देती हूँ कि आपका एक टेलीग्राम चैनल है जो कि होम साइंस यूजीसी नेट फिलअप फॉर्म के नाम से है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो आपको पीडीएफ एंड ऑल ये सारी चीजें और अपडेट जो रेगुलर होती हैं क्लास के रिगार्डिंग में वो डालती रहती हूँ। ठीक है। मनदीप जी, आज आपके बाकी के फ्रेंड्स कहाँ हैं? और साथ ही साथ आप फिलअप फॉर्म को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। चलो देखो, अब जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कुछ भी नया नहीं है, उन लोगों के लिए वही चीजें पुरानी हैं। अपनी कॉपी उठाओ और देखो। फूड बेसिकली क्या है? किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को चलाने के लिए, यानी कि उसकी अच्छी खासी दिनचर्या के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, उसके लिए एक तरीके से जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी को फ्यूल की आवश्यकता होती है, पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें उनको चाहिए होती हैं। इन दी सिमिलर वे, एक ह्यूमन बीइंग को अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। हाँ। नहीं, खुशबू जी का नहीं हुआ है, उनका रह गया है। पता नहीं। देखो, मैं अब किसी को मैं कुछ भी फोर्स नहीं करूंगी। मैं इतनी ज्यादा फ्रेंकली हो गई यार, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैं इतनी ज्यादा ओपन आप लोगों के साथ में एक फ्रेंड की तरह मैं रही हूँ। है ना, कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी छुपाया हो, कुछ भी नहीं छुपाया। एकदम टू बी फ्रेंक, जैसी मैं हूँ वैसे ही आप लोगों के सामने रही हूँ। बट स्टिल अगर मैं किसी को कुछ भी फोर्स नहीं कर सकती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। अब मेरा बस फोकस ये रहेगा कि आप लोगों को किस तरीके से क्रैक कराना है। अदरवाइज अब मैं किसी से कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। क्योंकि नहीं पढ़ोगे उसमें आप ही का घाटा है, मेरा कुछ भी लॉस नहीं है। क्योंकि फीस आप लोगों ने दी है, मेहनत आप लोगों को करनी है, रिजल्ट आप लोगों को लेकर आना है। ठीक है। अपने पेरेंट्स पे स्माइल आप लोगों को लेकर आनी है। बस मेरा इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये चीज़ है। बट सामने वाले को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसमें मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ किसी को भी। ठीक है। अब देखो, हर किसी यहाँ पे इंडिया है, हर किसी को अपनी अपनी चॉइस है, जिसका जो मन आए करे। मैं बस फोर्स कर सकती हूँ। और आप लोगों को मैंने पिछले सेमेस्टर में इतना फोर्स किया, इतना फोर्स किया, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, कि अब क्या हुआ मेरे कहने से? कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो बस ठीक है। ठीक है। बस जिन लोगों के लिए कहती हूँ उन पे असर पड़ता है, वो मेरी बात सुनते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, तो मेरे लिए वही काफी है। अब मैं किसी को पकड़ के तो जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकती हूँ ना। ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं। अच्छा चलो देखो, फूड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बेसिकली अब मैं जो भी बोल रही हूँ, आप लोगों का जब फास्ट होता है तब आप लोगों की एकदम बिल्कुल आवाज नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है? कि मैम आज हमारा फास्ट है, आज क्लास मत लीजिए, है ना, हम थके हुए हैं, लो एनर्जी है। तो बेसिकली जो फूड होता है वो आपकी बॉडी में फ्यूल का काम करता है। जब तक आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में फूड आप कंज्यूम नहीं करोगे। फूड कंज्यूम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे आपको न्यूट्रिशन मिलते हैं। आपकी बॉडी में 5 तत्व पाए जाते हैं, है ना? जल, अग्नि, वायु और कौन-कौन से हैं? ठीक है, ये 5 तत्व आपके पाए जाते हैं। ये इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर आपका जो फूड है वो तैयार होता है। आप मानो या ना मानो,
ठीक है, तो आपकी बॉडी जिस चीज़ से बनी है वो चीज़ तो आपकी बॉडी में ज़रूरी है ही है ना। तो आपको ये कंज्यूम करते हो तो इसी से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी प्रोवाइड कर लेती है। किसके थ्रू लेती है? फूड के थ्रू। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी ना कोई भी पर्सन बीमार हो जाता है कि अरे इसकी लाइफ स्टाइल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि ये जब देखो तब बीमार हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमने एक डिसीज़ पकड़ ली, यानी कि एक रीज़न पकड़ लिया, कॉज़ पकड़ लिया कि इस पर्सन की लाइफ़स्टाइल है वो ठीक नहीं है। अब उसकी लाइफ़स्टाइल में हमने चेक किया, या तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इतना ज़्यादा वर्क करता है कि वो अपना फूड भी कंज़्यूम करना भूल जाता है। तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि फूड इज़ नथिंग एल्स, फूड सिर्फ़ आप तुम एक चीज़ समझ लो कि फूड है, वो आपका फ्यूल का काम करना है, बस इतनी चीज़। अब मैं यहाँ पे हर एक टॉपिक से आपको की पॉइंट उठा के दिखाऊँगी, ठीक है? तो ये क्या है? फ्यूल क्यों कहलाता है? क्योंकि फ्यूल बेसिकली क्या है? हमारी बॉडी को एक अच्छी खासी ग्रोथ होती है, उससे डेवलपमेंट होता है और हमारी बॉडी है एक राइट डायरेक्शन में वर्क करती है। ठीक है? सिर्फ इतना समझ लो फूड से, ज़्यादा इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिकली बात आ जाती है आपकी फूड साइंस की, जो कि एक्चुअल में टॉपिक आपका दिया हुआ है। व्हाट इज़ फूड साइंस? कल भी मैंने ये आपको करा दिया था, लेकिन एक बार फिर आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। फूड साइंस बेसिकली चीज़ें होती क्या हैं? यहाँ पे हम देखो, जिस तरीके से अब आप स्टडी कर रहे हो ना, बस यही आपका फूड साइंस है, जहाँ पे आपको चीज़ें पता चलती हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप अप्लाई नहीं करते हो, करके नहीं देखते हो। जैसे कि आपने रिजल्ट से इसको रिलेट कर लेना कि आपने सिर्फ स्टडी की है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका वो एग्जाम होगा वो आपका अप्लाइड वाला मेथड हो जाता है। ठीक है, तो फूड साइंस बेसिकली क्या है? अप्लाइड साइंस तो है ये, साइंटिफिक तरीके से हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। नेचर ऑफ फूड्स, कॉजेज ऑफ देयर डेटरेशन, प्रिंसिपल अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग, यानी कि आपका जो फूड है उसका नेचर किस तरीके का है, वाटर वेस्ट फूड है या फिर सेमी लिक्विड फूड है वो, या फिर सॉलिड फूड है, ये हम लोग चीज़ें उसकी स्टडी करते हैं। अब फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है जितने भी सिट्रिक्स फ्रूट होते हैं ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, यानी कि जितने भी वाटर वेस्ट आपके फूड होते हैं आप लोग उनको देखोगे कि बहुत जल्दी वो खराब हो जाते हैं। फिर चाहे आप इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो, ठीक है, या फिर इसमें आप फ्रूट्स ले लो, आप इनको 3 से 4 दिन से ज़्यादा अगर आप इसको रखोगे, आप लोग देखोगे कि इसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वाटर है वो चीज़ों को खराब करने लग जाता है। क्योंकि उसमें देखो, फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ, आप ले लो, चलो संतरा ले लो, है ना, या फिर ऑरेंज जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो वो ले लो आप उसको रख दो, 3 से 4 दिन रख दो, उसमें क्या है, फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और सिट्रिक एसिड बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी जो माइक्रोवियल जो ग्रोथ होती है ना, उनको ग्रो कर देता है, और उस वजह से क्या होता है कि आपका जो फूड है वो खराब होने लग जाता है। ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे अपनी माइक्रोबायोलॉजिकल वाले टॉपिक में, ठीक है। यहाँ पे मैं बस आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपका कोई भी फूड खराब होता है वो क्यों खराब होता है, क्योंकि इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल जो आपकी जो सब्सटेंस होते हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं सेम वो आपके फूड को डिस्ट्रॉय करना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है कि अब हमें देखो पता है कि हमारे पास में सिट्रस फूड है, सिट्रस फूड का अब हमने यहाँ रीजन पता लगा लिया कि इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल जो ग्रोथ है एंजाइम्स की वो बहुत जल्दी होती है। तो इनको हमें क्या है, या तो प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके रखना होगा, या फिर आपको प्रिजर्व करके रखना होगा, या फिर आपको इनको टाइम से पहले कंज्यूम करना होगा। तो ये खराब होने से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सिट्रस फ्रूट में वाटर की क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा होती है, उस वजह से वो खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पे आपने पहले फूड के बारे में पढ़ा, फूड के बारे में पढ़ने के बाद में अब आपने देखो रीजन भी पता लगा लिया कि आपका जो ऑरेंज है वो जल्दी खराब क्यों हो जाता। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि अब हमें पता है कि इस वजह से हमारा जो फूड है वो बहुत जल्दी खराब होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको फ्रीजर में फ्रीज करके हम इसको रख सकते हैं तो ये खराब नहीं होगा। फ्रीज में हम लोग डाल देंगे तो वहां पे क्या है कि एक जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर हो जाता है, और लो टेम्परेचर पे माइक्रोबायोलॉजिकल जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जिससे कि और जल्दी खराब नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक हम इसको कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका हम जूस बना के रख सकते हैं। चलो जूस भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसकी हम कैंडीज बना के रख सकते हैं। कैंडी हमारी कितने लंबे टाइम तक चलती है, कैंडी में हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं,
कुछ अलग अलग सब्सटेंस हम उनको मिक्स करके तब हम लोग रखते हैं, तब जाके वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो प्रिजर्व रहता है। ठीक है, अब वहीं आप चलो, आप ले लो फेनुग्रीक लीव्स ले लो, यानी कि मेथी आप ले लो। मेथी को आप नॉर्मली रखोगे, ताजी ताजी अगर आप मेथी लेकर आए हो, क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, आप उसको लेकर आओगे, आप देखना कि थोड़े आज सुबह लेकर आए हो, शाम तक वो मुरझा जाती है। ठीक है, लेकिन उसी मेथी को जब जब अगर आप ड्राई सन हीट में, है ना, ड्राई मेथड से आप उसको ड्राई करते हो, यानी कि सनलाइट के थ्रू जब आप उसको ड्राई करते हो, आप देखो सालों साल रखी रहती है, उसमें फंगस तक नहीं लगती है। राइट, तो हमें देखो यहाँ पे पता है कि हमारा जो फूड है, अब मैं यहाँ मेथी की बात कर लूँ तो हमारा जो फूड का नेचर है कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, लेकिन क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल है इसीलिए जल्दी खराब हो जाएगी, लेकिन हमने उसकी प्रोसेसिंग कर दी, हमने क्या कर दिया, उसे सनलाइट में उसको ड्राई कर दिया। ड्राई करने की वजह से क्या है कि उसके अंदर जो एंजाइम्स थे वो हमने ब्रेक कर दिए, उसको हमने किल कर दिया। अब उस वजह से क्या, फिर आप उसे लंबे टाइम तक रखो ना, इसमें फंगस लगेगी ना ही कुछ खराबी होगी, आप जब मन चाहे आप इसको यूज कर सकते हो। राइट, हाँ, तो वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। हाँ मनदीप जी, देखो ए टू जेड आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ ही साथ आपको मैं क्वेश्चंस पेपर क्यों बोलती हूँ, पीवाई, अब तो आप लोगों के पास में पीवाई क्यू होगा ना, आप मुझे एक काम करना, अपना मुझे क्वेश्चन पेपर और शेयर कर देना, है ना, एक बार। ठीक है, आपके पास में मेरा वो है तो आप मुझे शेयर कर देना क्वेश्चन पेपर, जिससे कि मैं आपको बता दूंगी क्या क्या नई चीजें हैं। हाँ, मॉक टेस्ट, पीवाई क्यू, एमसी, देखो संडे आप अपना बना लो, संडे को मैं आपकी क्लास नहीं लेती हूँ, तो आप मान के चलो कि ठीक है आज मैम क्लास नहीं ले रही, लेकिन हमें अपनी खुद की क्लास लेनी है, तो उसमें आप अपना एमसीक्यूज लगा लो, पीवाईक्यूज लगा लो, या आपके पास कोई बुक हो वो लगा लो। मैं तो सीरियसली आपको बोलूंगी कि आप पीवाईक्यूज ही लगाओ, जो आपके एक्चुअल में जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो साइड से कुछ आप क्वेश्चंस कर रहे हो इधर से, वो चीजें मत करो, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, उनसे कोई फायदा नहीं है ना। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि देखो पीवाईक्यू से क्या है, आपको पता चलेगा कि जो नेट है वो क्या क्या चीजें आप लोगों से पूछता है। आप किसी साइट से क्वेश्चन लगा लो तो आप वो क्वेश्चन लगा पाओगे, सिर्फ आप वहां पे अपनी नॉलेज चेक कर रहे हो कि आपको चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। लेकिन पीवाईक्यू से क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि नेट किस तरीके, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने पहले ऐसे कभी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, टू बी फ्रैंक बता रही हूँ, होम साइंस का पेपर लग ही नहीं रहा था कि होम साइंस का पेपर है। क्योंकि अब आप लोग देख रहे हो, क्योंकि यूजीसी नेट को भी समझ आने लगा है कि होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, हर चीज वहाँ इंक्लूड होती है, फिर चाहे वो आपके साइंस के फील्ड से हो, आर्ट्स के फील्ड से हो, सोशल के फील्ड से हो, किसी भी फील्ड को आप ले लो, हर चीज आपके होम साइंस में इंक्लूड है। तो जो मन करता है ना वो उसमें डाल देते हैं, उनको अगर थोड़ा भी लगता है ना कि ये चीज होम साइंस में जाएगी, सोशल वर्क तो आता है होम साइंस में, चलो इसको भी डाल दो, तो सब चीज डाल देते हैं यार। तो इसीलिए पीवाईक्यूज लगाओ, और दूसरी चीज करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स पे ध्यान रखो, प्रॉपर ध्यान रखो, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके एटलीस्ट मान लो 5 क्वेश्चंस तो आपके आते ही आते हैं। ठीक है, ये जो आपका यूपीएससी वाला लेवल है ना, क्योंकि मैं जब अपने टाइम में थी, मैं पता है क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करती थी, मैं इजी क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं करती थी, नेवर, मैंने कभी सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे मजा ही नहीं आता था। मैं बस कुछ नहीं, या तो टेक्स्ट बुक है या फिर मैं यूपीएससी की साइड उठा के वहां से वो टॉपिक उठाती थी, मैं बाकायदा मैं टॉपिक डालती थी, मैंने अपना सिलेबस उठाया, सिलेबस से उठा के अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, मैंने वो गूगल किया, वो टॉपिक गूगल करने के बाद जो यूपीएससी की जो साइड होती थी, मैं उसको खोलती थी, मैं वहां पे जो चीजें लिखी होती थी मैं वो चीजें पढ़ती थी, मैं नॉर्मली जर्नली चीजें नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज्यादा टफ लेवल ये क्या ही देंगे। आप एकदम पीक पे पहुंच जाओ ना, आपको पता है कि ये तो लास्ट है, तो आप लास्ट वाले पे पहुंच जाओ कि इससे ज्यादा ये चीजें क्या ही पूछेंगे आपसे, कुछ नहीं पूछने है ना। तो अपनी प्रिपरेशन इस तरीके की रखो कि आपसे अगर यहाँ इस लेवल का भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, ये चीज आपके अंदर थोड़ा होना चाहिए। अगर देखो अभी आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप लोगों के अंदर आग है कि नहीं आप कैसे भी करके क्लियर करना है, जब तक ये आ गया बिलीव मी आप क्लियर कर लोगे, जैसे ही आग ठंडी हुई ना आप कुछ नहीं करने वाले हो, देख लेना। यूजी नेट की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट देखो बेटा, वो मैंने नहीं लगाए हैं, मैंने उसके एप्लीकेशन से लगाए थे, जो उनके द्वारा जो ऐप प्रोवाइड किया गया है, आई गेस
नेशनल अभ्यास करके कुछ ऐसा वो ऐप है, मुझे प्रॉपर उसका नाम याद नहीं है, उससे मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, बट उसके भी ना जो लेवल है वो बहुत लो लेवल है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मतलब बहुत कम लेवल है। लेकिन हाँ, आप उसके थ्रू ना आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप उस उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, अगर वहाँ पे सपोज करो आपके जो मैं एप्लीकेशन बता रही हूँ उससे आपके जो मार्क्स हैं 250 के अराउंड या फिर 200 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं सॉल्व करने पे, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। वो आपको बता सकता है कि आप कहाँ पे रिलाई कर रहे हो। लेकिन अगर आपसे इसके कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन है, जो यूजीसी नेट के द्वारा जो साइट दी गई है, वो आपको आपको बता देगा कि आप कहाँ पे रिलाई कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो वो ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, चाहिए हो तो मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। डन। तो अभी यहाँ पे हमने देखो, इससे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टॉपिक्स आपके आएंगे। जो फूड साइंस वाली जो यूनिट होती है ना, उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिसीज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग एकदम डिटेलिंग में कवर करेंगे। ठीक है, एक्चुअली कभी कभी अब तो आप लोग जानते हो भाई, ठंड हो रही है, तो ठंड में तो भाई मैं भी नहीं उठ पाती हूँ, मैं भी आलस कर जाती हूँ, बट सुबह सुबह उठना, नहाना, सब चीज़ करनी पड़ती है, राइट। चलो, तो अब ये पढ़ लें, फूड साइंस हमने पढ़ लिया। फूड साइंस देखो बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि जो आपकी जो साइंस है उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा, सिर्फ इसकी अभी स्टडी होती है, अभी हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे, अप्लाई करने मत बैठ जाना। लेकिन जल्दी तो मैं भी उठ जाती हूँ भाई, क्योंकि काम करना पड़ता है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि ठंड है तो उठने का मन नहीं करता है, वो चीज़ हो जाती है। अरे ऐसे उदास नहीं होते हैं, आप उदास अच्छी नहीं लगती हो, स्माइल रखो अपने फेस पे। अब देखो, फूड टेक्नोलॉजी क्या है, अभी जो हमने फूड साइंस पढ़ा ना, अभी जो हमने जो चीज़ें स्टडी करी, अब उसको अप्लाई करने की जो टेक्निक है वो हम फूड टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं, राइट। कि जो भी हमने पढ़ लिया कि आपका जो फूड है वो किस तरीके से खराब होता है, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है, ये सभी चीज़ें अब हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, फूड टेक्नोलॉजी में, राइट। फूड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ फूड साइंस टू द selection, preservation, processing, packaging, distribution और use of safe, nutritious and wholesome food। यानी कि अभी हमने क्या कर लिया कि अब हमें फूड अपना कैसे सेलेक्ट करना है, वो एक्चुअल में हम सेलेक्ट यहाँ करेंगे, उनको किस तरीके से प्रिजर्व करके रखना है वो एक्चुअल में प्रिजर्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको मेथी का बताया था, तो मेथी को क्या है, हम सनलाइट में ड्राई करते हैं उसको। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग ड्राई करेंगे। फूड साइंस में हम सिर्फ मेथड पढ़ते हैं, जैसे कि आप टेक्सटाइल में पढ़ते हो ना, टाई एंड डाई, आप लोग या फिर स्टेन चलो पढ़ते हो आप लोग टेक्सटाइल में, कि अगर किसी चीज़ का दाग लग जाता है तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे, तो वो आपने एक स्टडी पढ़ ली। ठीक है, अगर किसी ऑयल का अगर स्टेन लग गया है तो ऑयल के स्टेन को हम लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, या तो फुलर अर्थ के द्वारा या फिर किसी पाउडर के द्वारा। तो ये चीज़ आपके सिर्फ ब्रेन में है, अभी सिर्फ आपने इसको पढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में आप इसको अप्लाई कब करोगे, जब आपके साथ में ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, आपके किसी कपड़े पे ऐसा दाग देखने को मिल जाएगा, स्टेन देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली आपका फूड साइंस क्या है, सिर्फ स्टडी है, जहां आप पूरी स्टडी करते हो कि चीजें कैसे और कैसे अप्लाई होती हैं। लेकिन फूड टेक्नोलॉजी में एक्चुअल में आप चीजों को अप्लाई करते हो। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना है, ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेजिंग कैसे होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हर डिफरेंट फूड की, अब आप ऑयल को किसी पॉली बैग में तो पैक नहीं करोगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पॉली बैग में थोड़ा सा भी कहीं से झटका लगा या कहीं से भी कुछ कट लग गया, वो पूरा आपका ऑयल निकल जाएगा। तो हमें क्या है, जो भी ऑयल वाले सब्सटेंस हैं उनको हम एक ऐसे कंटेनर में हम लोग उनको पैक करते हैं। ठीक है, कंटेनर में उनकी पैकेजिंग करते हैं। जो आपके ड्राई फूड होते हैं उनको बेसिकली हम किसी पॉली बैग में हम लोग उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन ऑयल एंड ऑल इन सभी चीज़ों को हम एक प्रॉपर कंटेनर में रखते हैं, यानी कि जो बेसिकली जो आपकी लिक्विड चीज़ें होती हैं उन्हें हमें एक कंटेनर में प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से लीकेज का कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई वहाँ से आपका फूड है वो खराब भी नहीं होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली बात है कि अब देखो,
जो आपकी ड्राइंग पैकेजिंग वाले जो भी आइटम्स हैं, आप उसको कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आपका किसी भी एक डिब्बे में पैक कर दो और पैक करने के बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दे दो, वो दे देगा। लेकिन सिमिलरली आप लिक्विड वाली चीज़ों को बहुत ही शालीनता के साथ में उनको कहते हो कि इनको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ में लेकर जाना, क्योंकि इसमें ये चीज़ें हैं। आप जब अपने किसी फ्रेंड को आपने गिफ्ट कुरियर किया होगा कि नहीं किया होगा, राइट? तो आप लोगों ने अगर कभी उसको किसी ग्लास की चीज़ उसको गिफ्ट की होती है, कोई काँच के ऐसा कुछ आइटम होता है या फिर कोई ऐसा आइटम होता है जो जिसको पता है कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखा गया तो ये टूट जाएगा। तो आप कोरियर वाले भैया को क्या कर देते हो कि देखो भैया इसमें ना जो गिफ्ट है ना वो आप उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से लेकर जाना। कोरियर वाला आपसे पूछता भी है कि कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो जल्दी टूट जाए। तो आप उसको बताते भी तो वो क्या है, एक्स्ट्रा सेफ्टी का आपका टैग लगा देता है। सिमिलरली आपका एयरपोर्ट पे भी होता है। एयरपोर्ट पे जाओगे आप तो वहाँ पे भी क्या होता है कि आपका जो भी लगेज होता है ना उसको प्रॉपर सेफ्टी लगाई जाती है, एक्स्ट्रा सेफ्टी भी लगाई जाती है कि कहीं आपके लगेज में ऐसा कोई सामान तो नहीं है जो कि इजीली जिसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतने सारे बैग्स होते हैं उनको एक साथ खेल दिया जाता है कि अरे चलो ले जाओ ले जाओ। लेकिन अब उसमें ले जाओ के चक्कर में आपका कोई जो कीमती सामान है वो तो टूट जाएगा ना। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। सिमिलरली आपकी फूड टेक्नोलॉजी में भी आप पैकेजिंग इस तरीके से करते हो कि आपका फूड खराब ना हो, आपका लॉस ना हो। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब फिर हम आ जाते हैं, अब फूड भी हमने पढ़ लिया, फूड साइंस पढ़ लिया, फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब ये फूड साइंटिस्ट क्या करते हैं भैया, एक्चुअल में जो फूड साइंस का जो काम होता है वहाँ पे फूड साइंटिस्ट ही काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यही हर चीज़ टेस्ट करते हैं। कि फूड साइंटिस्ट क्या करते हैं कि आपका जो फूड था, अभी आप लोगों ने फूड साइंस में पढ़ा ना कि आपका फूड का नेचर किस तरीके का है, तो फूड का नेचर कौन टेस्ट करेगा, आपके फूड साइंटिस्ट टेस्ट करेंगे, जिसको आपकी फिजिकल कंडीशन कह दिया जाता है। ठीक है, फूड माइक्रोबायोलॉजिकल हमने देखा था कि आपका फूड किस तरीके से खराब हो रहा है, वो माइक्रोबायोलॉजिकल कंडीशन हम उसकी चेक करते हैं। कौन चेक करेगा, ये सभी चीजें आपकी लैब में चेक होती हैं, राइट? एक नॉर्मल पर्सन इन सब चीजों को चेक नहीं कर सकता है, या तो जिसने फूड के बारे में जिसको इन्फॉर्मेशन हो वो चेक कर सकता है, या फिर कोई एक फूड साइंटिस्ट हो वो इसको चेक कर सकता है। अदरवाइज आप किसी नॉर्मल पर्सन के पास ले जाओ जिसको चलो होम साइंस भी ना पढ़ा हो उसने, जिसको कुछ एबीसीडी भी नहीं पता हो इन सब चीज़ों के बारे में, आप उसके पास ले जाओ और उससे कहो कि देखना कि इसमें कौन सी माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है। वो कहेगा कि मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ, मैं क्या कोई साइंटिस्ट हूँ जो मैं बता दूँ, मुझे क्या पता, तुम देखो तुमने पढ़ा है तुम्हें पता होगा, मुझे कहाँ से पता है ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें होती हैं कि फूड साइंटिस्ट का एक काम होता है, ये प्रॉपर एक साइंटिफिक वे में काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं और आपको प्रॉपर रिजल्ट देते हैं। यानी कि आप कह सकते हो रिलायबल रिजल्ट आपको ये देते हैं, राइट? तो वही सब चीज़ें आपकी फूड साइंटिस्ट करते हैं। आपकी जो फूड की जो फिजिकल कंडीशन होती है, यानी कि जो कि आप फूड नेचर जो कहते हो, वो टेस्ट करते हैं। उसमें कौन सी माइक्रोबायोलॉजिकल कंडीशन है, किस तरीके से उसका केमिकल ट्रीटमेंट करना है जिससे कि वो प्रिजर्व रहे। और ये सभी चीज़ें आपकी कब की जाती हैं, किस दौरान की जाती हैं, जब आपका फूड बन रहा होता है, या फिर आप उसको प्रिजर्व करने के दौरान भी करते हो, फूड को पैकेज करने के दौरान भी और उसको स्टोर करने के दौरान भी। इन सभी कंडीशन में आपकी फूड साइंस का इस्तेमाल होता है। हर एक स्टेप पे हर चीज़ चेक की जाती है आपकी, ठीक है? आपका कोई भी फूड है तो उसको तब आपकी लैब में चेक किया जाएगा, क्योंकि देखो जो आपके साइंटिस्ट होते हैं ना, या फिर आप जब रिसर्च भी करते हो ना, तो हर एक स्टेप को चेक किया जाता है, तभी जाके आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलता है, एक रिलायबल रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप किसी भी एक स्टेप को स्किप कर देते हो ना, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम हो जाती है, फिर चीज़ें खराब होने के चांसेस रहते हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि चंद्रयान गया था तो हर एक स्टेप पे उसको टेस्ट किया जा रहा था, ताकि जब उसको फाइनल उसकी कंडीशन में आ जाए तो प्रॉपर तरीके से वर्क करें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। डन। तो आप लोगों को समझ में आया कि फूड साइंस क्या होता है, साइंस फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है, और फूड साइंटिस्ट इन सब में क्या काम करते हैं, किस तरीके से योगदान देते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना अब इसमें? ओके, डन, वेरी गुड। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से। अभी अगर किसी को पानी पीना हो पानी पी सकते हो, ठीक है? चलो,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है फूड साइंस। देखो, अगर किसी को वो सारी चीजें नहीं समझ में आई हो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। फूड साइंस आपकी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होता है, जहाँ पे आपकी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजिकल, इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सिमिलरली जो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक स्टेप यहाँ पे फॉलो किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपकी स्टडी की जाती है, वही सब चीजें। ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, साइंटिफिक नॉलेज दी जाती है। ये देखो, मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है। आपको जब पीडीएफ मिल जाएगा तो वो आप इसको स्टडी कर सकते हो, अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज जो कुछ भी अभी मैंने बोला था वही सब चीजें यहाँ पे इसकी लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें देखो, रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, मैनी फैक्ट जाने जाते हैं, फूड के हर फैक्ट को जाना जाता है स्टेप बाय स्टेप। जो ये अभी चीजें मैं बता रही थी वही कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो आपकी स्टडी की जाती है, जो फूड साइंस होता है, बेसिकली आपके जो फूड में प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, इन सब के बीच में किस तरीके से रिएक्शन होता है प्रोसेसिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान, इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है, इन सभी चीजों को भी स्टडी किया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ आपका आ जाएगा। अब पढ़ लेते हैं हमारा ये मेन। पता है, देखो ये मेन क्यों है, क्योंकि ये जो सिर्फ इतनी सी जो लाइन थी ना, आपके पहले एग्जाम में पूछी गई थी। यहाँ से कुछ भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए ये बेशक ये छोटा सा चार्ट है, बट अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चीजें आपको सिर्फ पढ़नी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे फीड करती जानी है, रोबोट बन जाओ प्रॉपर तरीके से। तुम्हें पता है, एक चीज स्टोरी बताती हूँ, छोटी सी स्टोरी है 2 मिनट की, कि आपका ब्रेन इतना पावरफुल होता है ना, इतना पावरफुल होता है, बिलीव मी। जो आप इसमें फीड करोगे, जो आप इसको कमांड दोगे ना, वैसे ही ये काम करने लग जाएगा। जिस तरीके से आप रोबोट को कमांड देते हो ना, किस तरीके से काम करना है, सेम आपका ब्रेन भी वैसे ही वर्क करता है। एक कुछ दिन पहले की बात है, मैं अभी जब आप लोगों की क्लासेस नहीं थी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतना लेट उठती थी, बहुत ज्यादा लेट उठती थी। तो पता है क्या, मैंने अपने ब्रेन को कहा, सुनो भाई, आप कल से अगर तुम लेट उठे ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम बाद में उठोगे, लेकिन मैं अब पहले तुम्हें उठ के दिखाऊंगी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा अलार्म था 5 AM का, और जो मेरा ब्रेन था वो 4:45 पे ही उठ के बैठ गया। इतना पावरफुल होता है आपका ब्रेन, आप मान के चलो। मैं सीरियसली, मैं उस दिन दंग रह गई। मैंने कहा अच्छा, इतनी जल्दी मेरी बात मान गई मेरा ब्रेन। तो ब्रेन सिर्फ आपके कंट्रोल में रहता है, जैसा इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने आप को नेगेटिव थॉट मत बोला करो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट बोलोगे ना तो ब्रेन उसी तरीके से वर्क करने लग जाएगा। तो ऑलवेज से पॉजिटिव वर्ड्स टू योर सेल्फ। अपनी तारीफ किया करो यार, कि हाँ मैं होशियार हूँ, मैं ये चीज कर सकती हूँ, मैं तो हर चीज कर सकती हूँ, ठीक है। अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दो भाई, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तुम कोई रोबोट नहीं हो जो किसी ने कमांड दी और तुम उसके अकॉर्डिंग चलने लग गए, ठीक है। ये चीजें मत किया करो। मैं सीरियसली यार, मैं उस दिन ना मैं दंग रह गई। मैंने अपनी मम्मा के सामने ये चीजें बोली थी कि मम्मा देखो, मैं बहुत दिनों से लेट उठने लगी और मुझे जल्दी उठना है। तो वो मुझे बोलती कि तुम मुझे क्यों बोल रही हो, अपने आप को बोलो ये चीज। मैंने कहा अपने आप को किसे बोलूं, तो मैंने अपने ब्रेन को ही बोल दिया। मैंने कहा कल से लेट मत उठना, कल से जल्दी उठना है। बिलीव मी, जल्दी उठ के बैठ गया। अब मुझे कभी भी ऐसा कुछ लगता है ना कि मेरी तबीयत खराब हो रही है कुछ भी, मैं तुरंत कमांड दे देती हूँ। तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब न्यूट्रिशन यहाँ पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आपका ब्रेन भी भैया इसको भी खाना चाहिए, ये भी कहेगा मालिक मुझे खाना दे दो। तो अब इनको लिए क्या है कि आपको कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर मात्रा में चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मीन्स एनर्जी। अब वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, देखो ये ना कुछ चीजें याद रख देना कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम पाई जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के आपके फूड सोर्सेज क्या क्या होते हैं, जो आपके सीरियल्स, जो अनाज होता है ना, मोटा अनाज, उन सभी चीजों में आपकी भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, भरपूर मात्रा में उसमें ऊर्जा होती है। पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनमें भी देखो, बेसिकली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आपका फाइबर पाया जाता है, लेकिन इन दी लिटिल बिट अमाउंट दे ऑल्सो कंटेन एनर्जी, ठीक है। यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा में इनमें एनर्जी भी होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप जूस पीते हो आपकी बॉडी में तुरंत एनर्जी आ जाती है,
इट मीन्स दे ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन आपके किस में हेल्प करते हैं? देखो, जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये आपके प्रोटीन स्प्रिंग में काम करते हैं, डन। लेकिन जो आपकी प्रोटीन है वो आपकी ग्रोथ में, आपके सेल्स को रिपेयर करने में, आपको एनर्जी देने में, एंजाइम्स को डेवलप करने में, एंटीबॉडीज डेवलप करने में, आपके हार्मोन्स को डेवलप करने में, इन सब चीजों में काम करते हैं। अब एक चीज मेरी, चलो आज से तुम लोग एक काम करोगे, एक काम करना, ये चीजें आप पढ़ना, पढ़ने के बाद में मेरी क्लास एंड हो जाए उसके बाद रिवीजन करना, उसके बाद अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना बिना देखे। तब आप देखोगे कि आपको क्या क्या चीजें कितनी याद हुई। अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करना, कि कॉलम बना लेना इस तरीके से कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, किस किस चीजों में पाई जाती है। यकीन करो, जब तक आप एग्जाम देने जाओगे ना, तब तक ये चीजें भूलोगे नहीं। अगर आप देख के नोट डाउन करोगे तो चांसेस हैं कि आप भूल जाओगे, लेकिन आप मेरी क्लास में अभी पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद में एक रिकॉर्डेड क्लास लगा लेना, एक रिवीजन के तौर पे, या फिर पीडीएफ से देख लेना, जैसा भी आपका मन हो वैसे आप देख लेना। उसके बाद में बिना देखे इन चीजों को नोट डाउन करना, तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन में कितनी चीजें फीड रह गई हैं और कितनी नहीं रही हैं। जो नहीं रही होंगी उनको दोबारा रिवाइज कर लेना, फिर लिख लेना। ठीक है, ये काम आप करके देखना आज, फिर मुझे बताना। डन। प्रोटीन में क्या है, आपकी ग्रोथ इन सब में हेल्प करता है। और प्रोटीन अब आपकी किस किस में पाई जाती है? देखो, सबसे ज्यादा बोला जाता है कि नॉनवेज जो होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। लेकिन जो आपकी पल्सेस पल्सेस में स्पेशली जो आपकी ग्रीन ग्राम होती है, यानी कि मूंग की जो दाल होती है, उसमें अच्छी खासी अमाउंट में प्रोटीन आपका पाया जाता है। ठीक है, तो वेजिटेबल्स वाले पल्सेस से ले सकते हैं। अदरवाइज जो नॉन वेज है वो मीट से, फिश, मिल्क प्रोडक्ट, एग और सीरियल से भी उनको प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर अमाउंट में इनमें रहता है, हाईएस्ट अमाउंट। डन। और पल्सेस में आपकी मूंग दाल जो होती है, उसमें आपका हाईएस्ट अमाउंट में प्रोटीन रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को पता है कहते क्यों कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो आपके बड़े नाना नानी जो भी हैं, एल्डरली जो है, वो आपसे कहते थे कि अंकुरित करके इनको खाओ। क्यों कहते थे? क्योंकि इनमें प्रोटीन के साथ साथ आपको जो अदर न्यूट्रिएंट है ना, जैसे कैल्शियम हो गया, ये सभी चीजें भी आपको मिल जाती हैं। हाँ देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर आपको, नेट अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो इट मीन्स कि अब आप एलिजिबल हो किसी भी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करने के लिए। और जेआरएफ, हाँ, दोनों से देखो, बेसिकली आपके लिए नेट इम्पॉर्टेंट है, जेआरएफ आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। अदरवाइज जेआरएफ का और कोई रोल नहीं है, जेआरएफ सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन नेट आपका होना जरूरी है, नेट नहीं होगा तो आप फिर कहीं एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है, नेट क्लियर। और नेट के बाद में पता है, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो आपकी नवरत्न कंपनियां है ना, आप वहां पे भी जाके जॉब कर सकते हो, उनमें भी आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं एज अ जॉब। ठीक है, वहां भी जाके आप जॉब ले सकते हो, जैसे कि आपकी ओएनजीसी हो गई, रिफाइनरी हो गई, ये आपकी अलग अलग वैकेंसीज निकालती हैं, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। हम लोग जेआरएफ के लिए क्यों जोर देते हैं कि जेआरएफ करना है, जेआरएफ करना है, ताकि आप लोगों का जो खर्चा हो जाता है ना, क्योंकि पीएचडी में आपका काफी ज्यादा एडमिशन एंड ऑल इन सब में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन आपको गवर्नमेंट की साइड से ही आपको मनी मिल जाती है, तो वो आपका खर्चा वो बच जाता है। बस इसीलिए जेआरएफ पे जोर दिया जाता है। अदरवाइज मेन फोकस तो आपका नेट क्वालिफाई करना ही होता है। ठीक है, बट कोशिश करो कि जेआरएफ अपना क्वालिफाई करो, क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे तो इट्स अ गुड थिंग। जेआरएफ देखो, क्वालिफाई करने में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ आपको 10 मार्क्स का अंतर रहता है आपका, बस, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जितने आपके नेट के हैं ना, उससे बस आपको 10 मार्क्स ज्यादा लेकर आने हैं, बस इतना डिफरेंस रहता है। ठीक है, देखो आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चलो, जब कभी स्टूडेंट्स होंगे ना, बाकी के स्टूडेंट्स, तब मैं आपको एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाऊंगी मैं, तब आप लोगों को क्या पता, शायद थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाए। ठीक है, तो आप देखो, जो भी मेहनत कर रहे हो ना नेट के लिए, आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, बस थोड़ी सी उससे एक्स्ट्रा मेहनत कर लो ताकि आपके 10 नंबर और ज्यादा आ जाए। और मैं ये भी बताऊंगी, चलो एक दिन मैं ना सैटरडे को या फिर किसी दिन मैं एक क्लास आपकी डाल दूंगी, या फिर किसी एंड में, जहाँ आपको बता दूंगी कि किस सेक्शन को आपको ज्यादा ध्यान देना है और किसको नहीं देना है। ठीक है, किसको कम वेटेज देनी है, जहाँ से आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
डन। चलो, तो अब थोड़ा फैट के बारे में पढ़ लेते हैं। फैट को आपके लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज याद रखो, जो आपका एनटीए है ना, वो आपसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सिंपल नाम बिल्कुल नहीं पूछेगा। जो उनके साइंटिफिक नेम होते हैं ना, वो आपसे नाम पूछता है। तो इजी की तरफ अगर नेट में आप कहो कि इजी चीजें याद कर लेते हैं, तो वो तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। इजी चीजों को कभी मत जाओ, ऑलवेज गो फॉर द डिफिकल्ट थिंग। डिफिकल्ट चीजों की तरफ जाओ, क्योंकि एनटीए पूछता ही इसी तरीके से। वो कुछ भी इजी नहीं, इजी अगर आपने पढ़ा है इसका मतलब कोई चांसेस नहीं है। डिफिकल्ट चीजें आपने की हैं, तो इट मीन्स यू आर अ गोना बी फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये चीज आप किया करो, क्योंकि एनटीए कुछ भी आपसे सिंपल नहीं पूछता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे भी पता है, पहले एनटीए ने एक टर्म डाला था, ड्यू कर्स करके डाला था। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था पहले, लेकिन जब मैंने वो नोटिस पढ़ा तब मुझे उसका मीनिंग पता चला। तो सोचो कि कितनी डिफिकल्ट चीजें, मीनिंग सेम रहता है लेकिन टर्म बदल देते हैं। तो ये चीजें आप देखा करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को बांधो मत, खुला कर दो, एकदम एक्सप्लोर करो। जहां से जो नई इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको फीड करो इन अ गुड वे। ठीक है। अब फैट लिपिड क्या होते हैं, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन और इंसुलेशन के। अब ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है, ये आपको फैट से मिलेंगे। ऑयल हो गया, मीट हो गया, फिश, फिश ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका पाया जाता है। नट्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट जो आपके होते हैं ना, यानी कि ड्राई फ्रूट्स जो आपके होते हैं ना, एलमंड, वॉलनट, इन सब में भी आपकी ऑयल क्वांटिटी होती है, फैट क्वांटिटी होती है। ठीक है, इनको आप ले सकते हो। मिनरल्स आप कहाँ से ले सकते हो, मिनरल्स आपके स्केलेटन ग्रोथ के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल सकते हैं, फ्रूट से मिल सकते हैं और होल ग्रेन से आपको मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके विटामिन हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपके विजन में हेल्प करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, आपकी बोन्स में हेल्प करती हैं, टीथ में और मेटाबॉलिज्म में, इन सब में आपका विटामिन का रोल रहता है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, मीट से, वेजिटेबल से, लेग्यूम से, ऑर्गन मीट से और नट्स से। तो ये सब चीज़ें। और आपका है वाटर, इनके अलावा लास्ट जो रहता है वो आपका रहता है वाटर। अगेन वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्दियों के टाइम में तो भाई पानी से लोगों को नफरत ही हो जाती है, राइट। लेकिन आपके जो वाटर होता है उसमें मिनरल्स एंड ऑल ये सारी चीजें आपकी पाई जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, आपके फेस के ग्लो के लिए, आपके हेयर शाइन के लिए। पता है, देखो चलो एक चीज आपको बता दूं कि आपकी स्किन पे अगर ग्लो नहीं है, आपके हेयर्स में शाइन नहीं है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर आपके हेयर शाइनी है, ठीक है, आपकी स्किन पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन द सेंस कहीं कोई पिंपल नहीं है, कोई डलनेस नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, इट मीन्स यू आर अ गुड न्यूट्रिशन पर्सन। अगर आपको कभी भी लगे ना कि आपके नेल्स खराब हो रहे हैं, आपके जो हेयर हैं वो ड्राई हो रहे हैं, रूखे रूखे हो रहे हैं, समझ जाना कि आपकी बॉडी में अंदर से कमी हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं, सिंपली पानी लेना स्टार्ट कर दो और अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दो। ये सब चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। डन। आज की क्लास में कोई भी कंफ्यूजन, ये बताओ चलो मुझे, कहीं भी कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, बताओ। चलो, अब मैं आप लोगों के सामने एक डिश रख रही हूँ। ठीक है, अब उस डिश में मुझे बताना कि आपके कौन कौन से न्यूट्रिएंट उसमें पाए जाते हैं। और उस डिश का नाम है आपका खिचड़ी। आपकी खिचड़ी डिश है, अब इसमें मुझे न्यूट्रिएंट बताओ कौन कौन से हैं। बताओ कौन कौन से न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। जैसे जैसे नाम बोलोगे मैं नाम लिखती जाऊंगी। बताओ। क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा
कि कार्बोहाइड्रेट किस में होती है, प्रोटीन किस में होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होती है, ओके, CHO लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है, समझ जाना। कार्बोहाइड्रेट होती है, और कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलेगी, क्योंकि इसमें सीरियल होते हैं। ठीक है, सीरियल में क्या होता है, राइस, तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। ठीक है, प्रोटीन होती है, वेरी गुड। प्रोटीन, प्रोटीन के लिए क्या यूज करते हैं हम इसमें, दाल यूज करते हैं, है ना। तो पल्सेस कह सकते हो इंग्लिश में, पल्सेस यूज करते हैं, जो कि आपको किसका, प्रोटीन का काम करती है। ठीक है, वेरी गुड। और बस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है इसमें, स्प्रिंग फोर के, ठीक है। बस खिचड़ी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही होता है, और कुछ भी नहीं होता। क्या तुम खिचड़ी बनाने के लिए सिर्फ दाल और चावल का यूज करते हो, और कुछ भी यूज नहीं करते हो, सीरियसली। विटामिन, ठीक है, विटामिन हमें किससे मिलेगा, बताओ। जो हम लोग वेजिटेबल्स यूज करते हैं, ठीक है, उनमें आपका विटामिन होता है, अगेन मिनरल भी इसमें होता है, इवन मान लो चलो सारे न्यूट्रिएंट होता है, मैं बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका फैट भी इसमें इंक्लूड होता है, इसीलिए इसको सर्व आहार के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने देखा है ना कि कोई भी अगर बीमार होता है हम उसको खिचड़ी क्यों देते हैं, क्योंकि खिचड़ी में आपके सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इन दिस सिमिलर वे आपका जो मिल्क होता है, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, मिल्क को भी आपके कंप्लीट फूड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपकी हर चीज पाई जाती है, एवरी न्यूट्रिएंट इंक्लूडेड इन दी मिल्क। डन। तो यहाँ से देखो आपको पता चली ना खिचड़ी में, चलो आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। वेजिटेबल्स में आपको, अगेन वेजिटेबल्स होती हैं, विटामिन पाए जाते हैं, वाटर का आप यूज करते हो इसमें, फैट ऑयल का यूज करते हो आप इसमें। ठीक है, इन दी अदर हैंड कुछ लोग इसमें नट्स का भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, खिचड़ी में इंक्लूड की जाती है, तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलती है, विटामिन, मिनरल्स, फैट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दीज फूड। तो अब आप लोगों को एक काम दे रही हूँ मैं। अब आप अपनी लाइफ को कुछ 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए इस तरीके से बना लो कि आप एक फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो। अब आप जो भी चीजें पढ़ो ना, आज आपने टॉपिक क्या पढ़ा है, फूड साइंस पढ़ा है, और अपना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। तो आप अपनी किचन में जब भी जाओगे ना, कुछ भी चीज अगर आप खाओगे, तो उसमें देखोगे कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। बस इतना सा काम करना, और कुछ भी मत करना। ठीक है, खाना तो खाओगे ना, ऑब्वियसली बात है, खाओगे चीजें। हाँ, देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि साइड कर दो, कंप्लीटली साइड में नहीं कहूंगी, क्योंकि देखो कंप्लीटली साइड आप लोगों ने दिसंबर वाले में भी किया था। मैं बस इतना कहूंगी कि चीजें पढ़ो, लेकिन हर चीज को मत छोड़ो, हर चीज मत, नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहती हूँ यार। मैं एक ही चीज को पकड़े रहने के लिए मैं कभी नहीं कहती हूँ। हर चीज ट्राई करो, क्योंकि टाइम भी आपका कभी लौट कर नहीं आएगा, मौके को मत गवाओ। लेकिन पहली चीज अपनी, पहले आप स्टडी को टाइम दो, उसके बाद में जो टाइम बचे वो आपकी अदर चीजों को दे दो, जिसको भी आपको टाइम देना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी होनी चाहिए, बस इतना कर लो। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को बस थोड़ा फर्स्ट पेपर, अब तो फर्स्ट पेपर की फैकल्टीज अच्छी आ गई हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करो, देखो आप, ये चीज अब हर एक पर्सन का अलग अलग है, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगी, पहले आप अपनी स्टडी को टाइम दे दो। अब यार पूरे दिन भी कोई इंसान नहीं पढ़ सकता है, तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, कोई रोबोट नहीं हो। तो पहले अच्छे से स्टडी को अपना टाइम दो, जब आपको लगे कि हाँ आज की मैंने जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से की है, प्रॉपर मुझे सारी चीजें समझ आ गई हैं, फिर आपको कुछ लगता है कि कहीं बाहर जाना है, या फिर कुछ कोई सॉन्ग सुनना है, या फिर मदर के साथ में टाइम स्पेंड करना है, तो आप वो चीजें कर लो, लेकिन पहले आप अपनी स्टडी को ध्यान दो। ठीक है, कोई बात नहीं मनदीप जी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी क्लास। आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ठीक है,
Okay, bye bye everyone. Take care.